देखिए, प्लेटो का जो आदर्शवाद है उसका डिस्कशन हम कल कर चुके थे। उसके अकॉर्डिंग जो सिद्धांत हैं वो हम जान चुके थे। आज की क्लास को हम शुरू करेंगे आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा क्या है और शिक्षा के क्या उद्देश्य है, शिक्षा के क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्या विधियां होनी चाहिए, इन सब पर। तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि कल की क्लास जिसने नहीं की है प्लीज वो पहले कल की क्लास देख ले, उसके बाद ही आज की क्लास उसको समझ में आएगी। तो फिलहाल तो अब आप क्लास में आ गए हैं तो रुकिए, क्लास में देखिए, बट दोबारा से फिर ये दोनों वीडियोस देखिएगा, ठीक है। आदर्शवाद एवं शिक्षा। कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा, हाँ, क्योंकि आज की क्लास में मुझे ये कंप्लीट करना है तो मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा। आइडियलिज्म एंड एजुकेशन। तो जब भी हम किसी दर्शन के अनुरूप या उसके अनुसार शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आता है कि शिक्षा का अर्थ क्या है। ठीक। तो आदर्शवाद में प्लेटो को पढ़ रहे हो, प्लेटो के अनुसार शिक्षा की परिभाषा आप लोग को मैंने पहले ही बताई दी है, वहां पर आपने देख लिया होगा कि माइक अनम्यूट रख ना करें, आप लोग म्यूट रखें, ठीक है। तो उद्देश्य, शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है आदर्शवाद के अनुसार। सबसे पहला उद्देश्य अगर हम बात करें तो आदर्शवाद के सिद्धांत में प्रमुख सिद्धांत है ईश्वर को, या कहे कि आत्मा को समझने का। ईश्वर क्या है, ईश्वर ही सत्य है या आत्मा ही सत्य है, तो इस पर ही बात की जा रही है वहां पर। तो उद्देश्य, जो शिक्षा का उद्देश्य बनेगा वो बनेगा आपका ईश्वर का बोध अथवा ईश्वर को जानना। ठीक है। दूसरा उद्देश्य रहेगा आपका इसमें शारीरिक विकास। अब ये शारीरिक विकास तो आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता है नहीं। फिर मानसिक विकास, यानी फिजिकल डेवलपमेंट, एंड देन मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है। इसके बाद सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। अब ये सिर्फ पॉइंट लिखते हुए चले, फिर डिस्कशन करेंगे इस पर हम डिटेल में। जो नहीं भी लिख रहे हैं कोई बात नहीं, कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, थोड़ा सा समय लगेगा कंटेंट मिलने में। ठीक है। और नैतिक विकास, यानी मोरल डेवलपमेंट। फिर है आदर्श नागरिक बनाना। मीन्स मेक आइडियल सिटीजन। आध्यात्मिक विकास, यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है। और बौद्धिक विकास, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो ये कुछ उद्देश्य हैं आदर्शवाद के अनुसार। वन बाय वन समझ लेते हैं इन सभी उद्देश्यों को।
और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इन पर हम बहुत चर्चा करते रहते हैं। जब हमने दर्शन पढ़ा उसमें उद्देश्य समझी तब भी चर्चा हुई थी। प्रकृतिवाद में भी ऑलमोस्ट चर्चा हुई है इन पर, ठीक है, कुछ नया नहीं है। तो कल की क्लास में जब आदर्शवाद डिस्कशन हो रहा था वहां पर आप लोगों के साथ चर्चा की गई थी कि जो आदर्शवादी होते हैं वो सभी इस सृष्टि को ईश्वर का या ईश्वर की रचना मानते हैं। दिस यूनिवर्स इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड, ऐसा वो कहते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि अगर उस ईश्वर को प्राप्त करना है, यानी कि उस गॉड को पाना है, खुश करना है, तो उसके लिए आपको कुछ मोरल कंडक्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब वो मोरल कंडक्ट्स मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसे नियम जो समाज द्वारा बनाए गए होंगे, वो समाज आध्यात्मिक समाज होगा, ठीक है, उनका आप पालन करेंगे तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा अगर मैं, तो हमारी जो रीति रिवाज है उसमें हम कहते हैं कि फास्टिंग करना, व्रत रखना, है ना, पूजा पाठ करना, ईश्वर के भजन गाना या ईश्वर का नाम सुनना, ईश्वर का नाम कहना, इन सभी से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे कंडक्ट्स को फॉलो करना, ऐसे नियमों को फॉलो करना जरूरी है। किसी भी दर्शन में, चाहे वो प्रकृतिवाद हो, चाहे आपका आदर्शवाद हो, चाहे कोई भी दर्शन हो, हर दर्शन में कुछ उद्देश्य आपको कॉमन दिखेंगे, और वो कॉमन उद्देश्य ये है: शारीरिक विकास। किसी भी बच्चे को जब आप शिक्षा दे रहे हैं तो बच्चे को व्यायाम की शिक्षा, योग की शिक्षा, अन्य माध्यमों से उसके शरीर को सशक्त बनाया जाता है, यानी कि उसका शारीरिक विकास किया जाता है। इसी प्रकार मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट भी उतना ही आवश्यक है जितना कि फिजिकल डेवलपमेंट है। किसी का आपका माइक अनम्यूट रह गया है, प्लीज आप माइक को थोड़ा सा म्यूट रखें, ठीक है। अब शरीर के विकास के लिए तो हमने व्यायाम कर लिया, योग कर लिया, आदि क्रियाएं की। मानसिक विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगा बताइए जरा, आपने से कोई एक मेंटल डेवलपमेंट के लिए कोई एक्सरसाइज बताइए। मानसिक विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए। सर ध्यान करके। और सभी लोग बताएंगे, हाँ, एक दो जने नहीं, बोलिए। सर मेडिटेशन और योग का मेडिटेशन सर। और भी बोलो, एक दो जनों से कहाँ चलेगा, और लोग भी तो बोलो ना आप लोग। ठीक है, देखो, क्लास इंटरेक्टिव होगी जितनी, उतना ही ज्यादा सही रहेगा। सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। बोलिए, बोलिए, आप सब बोलिए, सब लोग के जब विचार आ जाएंगे तो उसके बाद फिर उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सर अपनी पसंद की किताबों को पढ़ के। ठीक है, और बोलिए। आप लोग विचार बोलते रहिए ना, बार बार मैं ठीक है ये है नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलते रहिए, सभी लोग सुनेंगे और फिर हम उस पर एक थोड़ा सा अपना जो भी राय मशवरा होगा वो करेंगे। ठीक है, बोलिए। तो सोचने और समझने की क्षमता पर कार्य करके। ठीक है, और बोलिए। सर हास्यपद कविताएं सुनकर। ठीक है, और बोलिए। सब पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन करके। तो पजल्स और पहेलियां, इनको ऐसे क्वेश्चन से ऐसे गेम्स देकर। बिल्कुल ठीक, और बोलिए।
और सिर्फ बच्चे को ऐसी परिस्थिति में रख के, जो परिस्थिति उसने पहले कभी फेस ना की हो, तो अपना उससे बाहर निकलने के लिए वो अपना मेंटल जो है वो लगाएगा, उस पे कुशलता का प्रयोग करेगा, चाहे वो किसी भी रूप में चैलेंज हो सकता है। गुड। देखो, मैं इसलिए डिस्कशन करवा रहा हूँ आप लोगों से क्योंकि आपको सिर्फ फिलोसफी नहीं पढ़नी है। ठीक है, आप सेकंड यूनिट में जब या फोर्थ थर्ड यूनिट में जाएंगे तो वहां पर टीचिंग स्ट्रेटेजीज करके भी आपका आएगा। अब टीचिंग स्ट्रेटेजीज में आपके सामने ये चीजें रखी जाएंगी, किसी बच्चे का मानसिक विकास करने के लिए इनमें से क्या क्या किया जा सकता है। तो जैसे आप ही लोगों ने कहा, उसके पसंद की किताब पढ़ करके, पजल्स सॉल्व करवा करके एंड ऑल, इस तरह की जो सारी गतिविधियां होती है ना, जिसमें ब्रेन स्ट्रोमिंग हो। ब्रेन स्ट्रोमिंग एक मेथड भी तो होता है जिसमें बच्चे का दिमाग ज्यादा लगे, तो उससे क्या होगा, उसकी मानसिक जो क्षमता होती है वो बढ़ेगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, इस पर चर्चा कराने का एक कारण ये भी है कि हमको, अगर हम यहाँ पर फिलोसफी पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम इस फिलोसफी में साइकोलॉजी को ऐड नहीं करेंगे। हम इसमें जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको ऐड नहीं करेंगे, वो भी करते हुए चलेंगे। राइट, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबने सुन ही लिया होगा। पजल्स के द्वारा जब आपको पहेलियां दी जाती हैं, उन पहेलियों पर आप सोचते हो। देखो, ऐसी कोई भी गतिविधि, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिस पर आपको सोचना पड़े, मंथन करना पड़े। अब आज का समय तो ऐसा है कि आपको कोई प्रश्न करेगा तो आप तुरंत गूगल करके उसका आंसर देते हो। कल ही मैंने एक प्रश्न आप लोगों को दिया था कि आदर्श और विचार में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड थॉट। और ये भी कहा था कि कहीं पर भी आप इसको, चाहे गूगल हो चाहे आपका यूट्यूब हो, नहीं ढूंढेंगे, अपने मन से सोचेंगे। अगर आपने वो किया, सोचा उनके बीच में अंतर क्या है, तो इट मीन्स कि आपका मानसिक विकास हुआ, मेंटल डेवलपमेंट होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, यस। हाँ चलिए, अब सामाजिक विकास के लिए आप क्या कर सकते हैं इस पर अपने विचार रखिए। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोचिए। बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज आपको आएंगी दिमाग में। प्रोजेक्ट मेथड हम यूज करते हैं, उस प्रोजेक्ट मेथड का ऑब्जेक्टिव ही बच्चे का सामाजिक विकास करना होता है, मतलब एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है। बाकी तो और ऑब्जेक्टिव भी उसके हैं, लेकिन ये सोशल डेवलपमेंट भी उसका एक बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो सोचिए, बच्चों का सामाजिक विकास करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सर और ग्रुप जो भी आप एक्टिविटी कर साथ सकते में हैं। करवा के, गेम्स के थ्रू। और जो भी आप ये बता रहे हैं ना, जो एक्टिविटीज वगैरह बता रहे हैं, ये सब की सब आपकी करिकुलम यानी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेंगी इस आदर्शवाद के अनुसार। ये भी समझिए आप कि जो चीजें आप बोल रहे हैं वो सभी की सब आप आगे पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, विधियां पढ़ेंगे, उसके अंदर देखने को मिलेंगी। और आप ये देखेंगे कि जो चीज आपने कही थी, जो बातें हम हमारी क्लास में निकल करके आई थी, वही हमारा पाठ्यक्रम देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए, सोशल डेवलपमेंट बताइए क्या क्या हो सकता है। हाँ लक्ष्मी, मैंने सॉरी आपको ब्रेक किया था, बोलिए बोलिए। सर गेम्स के थ्रू, और जो एक्टिविटीज है वो साथ में करवा के। ठीक है, और बताइए, बाकी लोग भी बोले। बच्चों का सर सामाजिक डिबेट विकास करने करा के लिए आप क्या कर करके, सकते हो। ग्रुप सर बच्चों को डिबेट करा करके। है, एक्टिविटीज कराई आपने, बच्चों के स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई, कंपटीशन कराया, डिबेट भी कराया, और बताओ, और सोचो आप लोग। सर बच्चों को टूर ले जाकर। बहुत बढ़िया। ठीक है, हम जब बच्चों का टूर ले जाते हैं तो बच्चों को कई स्थानों पर लेके जाते हैं हम। अब इस टूर में क्या है कि अगर अगर इस टूर को हम किसी एक ऐसे सोसाइटी के बीच में ले जाएं जहां बच्चा सोसाइटी से इंटरेक्शन करेगा तो वो और बेहतर होगा। हालांकि जब कुछ बच्चे, 40-50 बच्चे एक साथ ग्रुप में मिल करके किसी टूर में जाते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वहां से भी उनका सामाजिक विकास होता ही है। ठीक है, और बोलिए।
और बोलिए। हेलो। ठीक है। तो सामाजिक विकास के लिए हम कुछ इस प्रकार गतिविधियां करा सकते हैं, जैसे बच्चों को पहले तो क्लासरूम से ही हम उनका सोशल डेवलपमेंट करवाएं। क्लासरूम में हम क्या कर सकते हैं, जब हम ग्रुपिंग करते हैं उस समय हम इस बात का ध्यान दें, एक ही जैसे बच्चे एक साथ ना बैठे, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग स्थानों में रहने वाले, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले बच्चे एक साथ बैठेंगे तो वो छोटे ही ग्रुप में मल्टी कल्चरल सोसाइटी हमको दिखाई देती है। वहां पर बच्चा एक दूसरे की जो भाषा है वो समझता है, संस्कृति को समझता है, उनके तीज त्योहार इनको जानने लगता है। ये एक छोटा फॉर्म है सामाजिक विकास का क्लासरूम के अंदर। इसके अलावा आप लोगों ने कहा कि डिबेट कराई जाए, तो डेफिनेटली डिबेट्स के माध्यम से भी हम बच्चों का सामाजिक विकास कर सकते हैं। वहां पर जब हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि डिबेट के दौरान जब तुमको एग्रेशन होता है तुमको कैसे वहां पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, हालांकि ये थोड़ा इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ भी चला जाएगा, संवेगात्मक विकास की तरफ भी चला जाएगा, बट फिर भी साथ ही साथ हम बच्चों को टूर में लेके जाएंगे। तो टूर में जब बच्चे आएंगे तो ऑर्गेनाइज करेंगे उसको, आपस में संगठित होंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। या फिर अगर टूर आपका सोशल टूर है, आप किसी गांव में लेके जा रहे हैं, गांव के लोगों से मिला रहे हैं बच्चों को, तो वहां पर बच्चियां बहुत चीजें देखने को मिल रही है बच्चे को। कुछ संस्थाओं के अगर आप वहां जाते हैं जहाँ पर वृद्धाश्रम है, ये है, तो वहां भी बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलता है सामाजिक तौर पर। ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से हम बच्चे का सामाजिक विकास कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ कहानियों के माध्यम से ये कुछ भी एक तरीके हो सकते हैं। फिर है नैतिक विकास। तो अब आप लोगों की तरफ से ही विचार अच्छे आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा फिर से आप लोग बताएं कि नैतिक विकास के लिए आप कैसी गतिविधियां या क्या क्या चीजें कराने के पक्ष में है, बताइए। सम मोरल स्टोरीज एंड मूवीज दिखा करके। बिल्कुल सही मैम, लेकिन मैं चाहूंगा कि कोई व्यवहारिक एग्जाम्पल भी दे। नैतिकता से होने वाले लाभों के विषय में बच्चों को बताया जाए कि किस प्रकार नैतिक विकास से आप समाज में प्रतिष्ठा पा सकते हैं या फिर आप अच्छी तरह से व्यवहार कर सकते हैं, समाज के बीच लोकप्रिय हो सकते हैं, ऐसा बच्चों को बताया जाए। बिल्कुल ठीक। और बताइए। और सर जो सर बच्चा जैसे ऐसा कोई हाँ, वन बाय वन बोलिए, वन बाय वन। सम्मानित करके सबके सामने या उसको और अप्रिशिएट करके। सर अपने घर में ही ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे बच्चा नैतिकता सीखे। हाँ, तो वो कैसा माहौल होगा, उस माहौल में क्या क्या चीजें होंगी, बताइए, इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। और जैसे सर अगर अपने जैसे हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग है उनकी सेवा करना भी एक नैतिकता में ही आता है। और सच बोलना, मतलब जैसा हम करेंगे वैसे ही बच्चा हमसे हमसे हमको देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और वैसा ही वेरी गुड, मतलब बच्चा अपने अनुकरण नैतिक करे, में। आपके व्यवहार का अनुकरण करे और नैतिकता सीखे। ठीक। गुड। और बाकी लोग बताइए। सर जैसे क्लास में बच्चे झगड़ा कर रहे हैं आपस में, तो उनको कहानी, मतलब कहानी के माध्यम से उनको बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ये भी ठीक है। ठीक है। और बताइए। चलिए, तो नैतिक विकास की जब हम बात करेंगे, मोरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो मोरल डेवलपमेंट में क्या क्या गतिविधियां हो सकती हैं आप ही लोग ने बताई हैं, उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक। जैसा कि आपने ही कहा कि बच्चों के साथ, और सबसे बढ़िया तरीका तो ये होता है, जैसा मैम ने कहा था कि हम घर पे ऐसा माहौल बनाएं और इतना अच्छा हम व्यवहार करें कि बच्चा हमको देख करके अनुकरण करे और वो व्यवहार खुद ही सीख जाए, उसको हमको बताने की जरूरत ना पड़े। सबसे बेहतर तरीका तो यही होता है कि बच्चे को हम अपने कृत्यों से या कि अपने बिहेवियर से सिखाएं। ठीक है। और आदर्शवादी भी इसी पक्ष में है, तभी तो बार बार कहते हैं कि गुरु आदर्श होना चाहिए, मैन ऑफ वैल्यूज होना चाहिए, ताकि बच्चा गुरु में जो वैल्यूज हैं उनको देखे, गुरु के बिहेवियर में, और उनको फिर अडॉप्ट करे। दूसरा, अनुकरण के बाद जो दूसरा तरीका होता है वो है आपका कहानियों के माध्यम से। अच्छी अच्छी नैतिक शिक्षा की कहानियां जो होती हैं, बहुत सारी हमने किताबें पढ़ी होती हैं, वो सब सुनाए, प्रेरक प्रसंग सुनाए बच्चों को, है ना, और उसमें क्या शिक्षा मिल रही है वो बताएं, तो इससे ही बच्चे के अंदर नैतिक विकास होता है। इसके साथ ही बच्चों को सप्ताह में या महीने में एक बार कुछ ऐसे
कार्यों में इन्वॉल्व करें जहां पर वो कोई योगदान दे रहा हो, चाहे वो अपना फिजिकल कंट्रीब्यूशन दे रहा हो, चाहे किसी प्रकार से किसी की हेल्प वगैरह कर रहा हो, तो वहां से भी बच्चे को ये थोड़ा सा सीखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि मोरालिटी क्या है, क्या सही क्या गलत, बच्चा इसकी पहचान कर सके, यही तो मोरालिटी है, यही तो नैतिकता है। अब सही गलत की पहचान करने में हम सिर्फ किताबों का, कहानियों का सहारा ना लें, बल्कि अपने व्यवहार से उदाहरण सेट करें, और बच्चों को भी उनके द्वारा कुछ ऐसा अच्छा काम करने के लिए कहें जिसके बाद हम उसको, जैसे आप ही ने बताया था किसी एक मैम ने, कि शाबाशी दें, और उससे भी बच्चा ये समझे कि हाँ शाबाशी मिल रही है मतलब अच्छा काम हो रहा है। आदर्श व आदर्श नागरिक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं बताइए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, आदर्श नागरिक बनाने के लिए यानी कि आइडियल सिटीजन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। 2-3 पॉइंट में समझाइएगा, फिर आगे बढ़े। सर इसके लिए हम पास पड़ोस में जैसे सहयोग की भावना का विकास कर सकते हैं बच्चों में, कि आप अपने पास पड़ोसियों के साथ कैसे मतलब ढंग से रह सकते हैं। या फिर जैसे कूड़ा होता है, बच्चा कहीं भी फेंक देते हैं उसको, तो एक तरीके से डस्टबिन में डालें, कि ये भी एक मतलब नागरिक का ही फर्ज है। तो धीरे धीरे वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो फिर उस काम को मतलब उसके व्यवहार में आता जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक आदर्श नागरिक बनाने का मतलब होता है कि आप किस समाज के नागरिक बनने जा रहे हैं, किस राज्य के नागरिक बनने जा रहे हैं। और हर समाज, हर राज्य की कुछ समान मांग होती है, कुछ समान मान्यताएं होती हैं। उनमें से अभी आपने एग्जाम्पल दिया स्वच्छता, एक ऐसी ही मांग है कि बच्चा ये समझे कि यार जो चीज मैं अपने आसपास, अपनी रोड में या फिर खेतों में या फिर जंगल के आसपास कूड़ा करकट कर रहा हूँ, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं कूड़ा करकट करूंगा तो और लोग भी करेंगे, और बहुत सारे लोग करेंगे तो उससे गंदगी हो जाएगी, और ये जो इतना स्वच्छ वातावरण है ये खराब हो जाएगा। मैं खुद ही कूड़ा ना करूं, ठीक है, और उसके बाद मैं बाकी लोगों को मना भी करूं करने के लिए। इस प्रकार से खुद से इनिशिएट करके, एक तो ये हुआ कि बच्चों को क्या अच्छे नियम हैं वो बता करके, और या फिर खुद, आप खुद देखिए कि अगर जिसके पेरेंट्स कभी झूठ नहीं बोलते, जिसके पेरेंट्स किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं करते है ना, तो उनके बच्चे भी उतने ही सही होते हैं। जिनके, हम कहते हैं ना कि जिनके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके बच्चे बाद में उन पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। वो बच्चा देख के तो सीख रहा है। तो फिर से वही है कि अनुकरण के माध्यम से सिखाएं बच्चे को, लेकिन आदर्श नागरिक बनाने के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि हम किस राष्ट्र के, किस राज्य के, किस समाज के नागरिक की बात कर रहे हैं, और उस समाज का नागरिक कैसा होना चाहिए। तो बहरहाल अभी हम पढ़ रहे हैं आदर्शवाद, और हमारा जो समाज है, हमारा जो राज्य है, वो पूर्ण रूप से आदर्शवादी विचारधारा का समर्थक होगा। और आदर्शवादी विचारधारा के जो नियम है, वो सारे ही नियम अगर बच्चा मान रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा सिटीजन है। ठीक है, आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं, तो आध्यात्मिक विकास के लिए तो मूल रूप से जो भक्ति भाव और इस तरह की जो किताबें हैं उनको पढ़ करके, है ना, समागमों में जा करके बच्चा ये जो सीखता है ना, और साथ ही साथ योग ध्यान आदि के माध्यम से ही बच्चे के अंदर आध्यात्म का विकास होता है। ये कुछ गतिविधियां जो है आध्यात्मिक विकास में मदद करेंगी। फिर आता है बौद्धिक विकास। तो जितना कुछ हमने मेंटल डेवलपमेंट में डिस्कशन किया था, वही पजल्स वगैरह वो सब आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ उद्देश्य थे, और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर आपने अच्छे सुझाव दिए अपने, और आपके वही सुझाव इस आदर्शवादी विचारधारा के, जो कि प्लेटो द्वारा दी गई है, इसके मुख्य पाठ्यक्रम बनेंगे, यानी कि पाठ्यक्रम की मुख्य गतिविधियां बनेंगी। ठीक है, तो अभी रिज्वाइन करेंगे आप, और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे पाठ्यक्रम। अभी समय है तो आप लोग अब देखते हुए चलिए, डिस्कशन बाद में होगा इसका। ठीक है, क्लास रिज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, करिकुलम। देखिए, कोई भी दर्शन पढ़े आप, चाहे आगे आने वाले समय में थिंकर्स पढ़ेंगे, विचारक पढ़ेंगे, उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को बारीकी से समझिएगा। अगर वो समझ में आ गया तो पाठ्यक्रम अपने आप समझ में आ जाएगा।
पाठ्यक्रम समझ में आ गया तो विधियां जो है, मेथड्स हैं, वो अपने आप समझ में आ जाएंगी। और इसी तरह से टीचर, स्टूडेंट, स्कूल और डिसिप्लिन तो बहुत इजी रहता है याद करना। सबसे मेन उद्देश्य ही होता है, कंसेप्ट ही होता है। तो रूसो ने अपने इस विचारधारा में जो शिक्षा बताई है, उस शिक्षा के अनुसार जो पाठ्यक्रम होगा वो कैसा होगा। तो रूसो कहते हैं कि बच्चे को तो स्वाध्याय करना है, खुद से पढ़ना है, खुद से पढ़ने के लिए बच्चे को भाषा बोध होना जरूरी है। अब बच्चे को हिंदी भाषा ही नहीं आती तो वो कैसे हिंदी किताब पढ़ेगा। तो भाषा बोध इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ भाषा कौन सी होगी, कोई भी हो सकती है, आपकी मातृभाषा हो सकती है, आपके राज्य भाषा हो सकती है, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। ठीक है, तो भाषा बोध की बात करते हैं। भाषा भाषा बोध में भाषा को पढ़कर समझना, जैसे ये क्या लिखा है, ब में हो की मात्रा ध्वा बोध, आप समझ पा रहे हैं, तो ये हो गया भाषा बोध। और उसका अर्थ क्या है बोध का। भाषा साहित्य हो गया। ठीक है, इसके अलावा नैतिकता की पुस्तकें हो गई आपकी, ये नैतिक शिक्षा बोल देते हैं इसको हम। ये मुख्य रहेंगे इसमें। तो इस पाठ्यक्रम की जो मुख्य अ, पुस्तकें होंगी या फिर मुख्य पाठ्यचर्या होगी वो यही होगी, भाषा बोध, भाषा साहित्य और आपका नैतिक शिक्षा। इसके अलावा